ध्यान दीजिएगा, लॉज ऑफ मोशन जो है आपका वो 7 मार्क्स का है और वर्क एनर्जी भी 7 मार्क्स का है। तो दोनों बड़े ही शानदार चैप्टर्स हैं जो अकेले में क्षमता रखते हैं 10 प्लस मार्क्स। 14 अगर लिखा है, लेकिन कितना भी गिरेगा तो 10 नंबर से तो कम नहीं आएगा, 12-13 भी आता है, तो आप स्कोर आराम से 10 नंबर कर सकते हैं इसमें। मतलब 2 चैप्टर में आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है जिसको कम टाइम में बेटर परफॉर्मेंस आपको दे सकता है अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो। ठीक है, सो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, हम समझते हुए चलेंगे और साथ साथ में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछते चलेंगे। 14 मार्क्स के आते ही वो देखिए, वो लिखा होता है 14 मार्क्स का, तो कई बार कम ज्यादा मिलाते हैं तो अप्रोक्स एवरेज जाता है उसका 10 नंबर के आसपास में। जिसमें इनके जैसे ऐसा करते हैं ना, 6 मार्क्स के सवाल होते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, उसमें डाल दिया। कभी अल्टरनेटिव में अल्टर जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होते हैं उनमें डाल दिया, कभी एमसीक्यू में डाल दिया। तो दोनों को देखेंगे तो लगभग पहुंच ही जाएगा आपका मार्किंग वगैरह, अप्रोक्स 10 तक चला जाएगा। कितना, कई बार 8 जाएगा, 10 जाएगा, तो मतलब वही एवरेज चलेगा। 14 नहीं, कई बार ज्यादा भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है बैकग्राउंड है, रीढ़ की हड्डी है बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग लिखते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। देखिए, जब हम इन टर्म को लेकर आते हैं, वर्क, फिर एनर्जी, फिर पावर, तो इन सब का जो है अपना अपना मीनिंग है। जैसे वर्क का अगर मतलब आप जाने कि वर्क का मतलब क्या होता है, तो आप नॉर्मली आप कहेंगे कि वर्क का मतलब काम करना, उसी को तो वर्क कहेंगे। जो आदमी काम कर रहा है उसको वर्क कहेंगे। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में कई बार आप जो वर्क करना समझ रहे हैं वो साइंस से मेल नहीं खाता है, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस हो जाती है। सबका ब्लूप्रिंट है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट सब मिल जाएगा आपको। तो वर्क एनर्जी का मतलब वर्क वो वर्क नहीं है जो वर्क आप समझ रहे हैं। यहाँ जो वर्क होगा वो एक साइंटिफिक कंडीशनल वाइज वर्क होगा, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे W = F × S। ये एक लीनियर के लिए होता है, बट इसके अलग अलग कंडीशंस हैं। इसको FS cos थीटा लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक। अगर मैं इसको FS cos थीटा लिख दूं तो डेट विल बी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके क्लास के हिसाब से। ठीक है, और ये वर्क का यूनिट जूल में ही होता है। फोर्स आपका न्यूटन में है। एस, ये फोर्स हो गया आपका, ये आपका डिस्टेंस हो गया। और cos थीटा जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन F एंड S। सिंपल सा फंडा यहाँ पर है। यानी कि अगर वर्क करवाना है, cos थीटा की वैल्यू तो चलिए 1 भी हो सकता है। अगर cos 0 डिग्री ले ले, मतलब एक ही लाइन में आप खड़े हैं, उसी लाइन में खींच रहे हैं किसी चीज को, जैसे कि अब यहाँ पर कोई रखा हुआ है और इसी लाइन में इसको फोर्स लगाया जा रहा है, इसी लाइन में, और इसी लाइन में डिस्प्लेस भी कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस भी कर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी आ गया एस। तो ये तो भाई एक ही लाइन में तो 0 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो अगर यहाँ थीटा जो है 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री का मतलब कितना हो गया, cos 0 डिग्री जो हो गया वो आपका 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक सिस्टम बन जाता है कि भाई यहाँ पर तो, पर एक कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ फोर्स भी लगना चाहिए और सबसे बड़ी बात मूव भी करना चाहिए। अब आप मान लीजिए कोई दीवार है, उस पर खड़ा है आदमी और धक्का दे रहा है, मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक जो है बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। अब दीवार मूव, कोई सामान दीवार कुछ आगे मूव ही ना करे, तो बताइए क्या वो वर्क माना जाएगा? कहेंगे आप वर्क? साइंस के, फिजिक्स के लैंग्वेज में होगा वर्क वो? नहीं सर। नहीं होगा। आप फोर्स की वैल्यू चाहे जितनी मर्जी रख लीजिए, डिस्टेंस तो मूव करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी और भी इसके एनालिसिस करेंगे हम लोग। अभी एक इंट्रोडक्शन फटाफट लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना, फिजिक्स कामचोर है। देखिए, उसके बाद हम लोग जब आते हैं एनर्जी पे,
तो एनर्जी तो आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं। एनर्जी कई कई फॉर्मेट होते हैं और हर चीज एनर्जी का कन्वर्जन चलता है। जो बेसिकली एक आपको एनर्जी के बारे में पढ़ना है, वो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, है ना। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है आपको। तो मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है एक्चुअली? मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होता है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं, उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। वैसे बहुत तरह की एनर्जी होते हैं, बट हमें जो बेसिकली पढ़ना, हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। पावर का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हैं। पावर का मतलब वही होता है कि कितना कम टाइम में आप कोई काम कर दे रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए कि जैसे कोई किसी की पैरवी है या किसी की पहचान है या कुछ ऐसा है या उस किसी पद पर है या सच में वो उसका पावर है, तो जो आम आदमी को काम कई महीनों में होगा, उसका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। पावर का मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ भी पावर का मतलब यही है कि मान के 100 जूल का कार हो रहा है, 100 जूल। तो हो सकता है कि वो 100 जूल करने में किसी को 10 सेकंड लगता हो, किसी को हो सकता है 20 सेकंड लगता हो, किसी को 30 सेकंड लगता हो। तो बताइए, जिसका कम समय में होगा उसको आप ज्यादा पावर कहेंगे, या जिसका ज्यादा समय में होगा उसको आप ज्यादा पावर कहेंगे? किसको आप ज्यादा पावर कहेंगे? तो कम समय में। सीधी सी बात है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P = W/T। ये अपना पावर का फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। और इसमें जो है, ये इसको हम मेजरमेंट करते हैं वॉट में। वॉट में मेजरमेंट करते हैं। वॉट वॉट में मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। तो ये ओवरऑल हमें इनके बारे में चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब अलग अलग एक्टिविटीज होगी, अलग अलग चीजें होगी, बट मेन आपके सामने यही है, जो तीन चीजों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आप मे बी पावर के बारे में शायद ये भी पढ़ना हो कि घर में आई थिंक बिजली बिल जो कनेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, शायद पावर के बारे में होगा इसमें। तो अगर दिया होगा तो एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, इलास्टिक है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जितना है उतना ही हम पढ़ेंगे। तो वर्क के बारे में थोड़ा डिटेल और जान लेते हैं हम लोग कि वर्क क्या डिटेल कहता है। वर्क की कुछ कंडीशन है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जनरली ऐसे तो मानते हैं कि आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, अगर आपको थोड़ा पता होगा बैक नॉलेज। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सब बेसिक में मैंने बता रखा है। ठीक है, बेसिक अगर 5 बार भी देखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में एक आध बार देख लीजिए अगर कमजोर है तो डॉट प्रोडक्ट पे जब हम आते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में लगाते हैं डॉट, क्योंकि दो वेक्टर्स को आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर ही आता है, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। बट डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट आता है वह स्केलर में आता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको जब स्प्लिट किया जाता है, ये बनता है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। इस तरह से टूटता है ये। जनरली किसी वेक्टर को अगर मॉड लगा दिया जाता है, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन वाला रूल होता है, जो हम बोलते हैं डायरेक्शन खत्म हो जाता है, वो केवल केवल मैग्नीट्यूड बताने का काम करता है। तो नॉर्मली इसको आप बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा बोल सकते हैं। अब ए बी स्केलर, बी भी स्केलर, कॉस थीटा भी स्केलर, ये पूरा का पूरा जो है वो स्केलर बन के रह जाता है। ये पूरा बन गया स्केलर अपना। इसी चक्कर में इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जो वर्क वाला था, वर्क वाला भी क्या है, डॉट तरीके से एफ डॉट एस ऐसे लिखते हैं हम लोग। आपके बुक में डी भी यूज किया होगा, डी भी डिस्टेंस के लिए यूज किया है, एस भी यूज कर सकते हैं। इसको चॉइस को, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ना टेंशन लेने वाली बात है। अगर डी कह रहा है तो हम डी कह लेंगे, मतलब मुद्दा है कि एस के लिए ही आ रहा है वो। तो अब इसको जब स्प्लिट करेंगे, जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एस और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? किसी का माइक है, आप देख लीजिए, ओपन हो लगता है।
एफ एस कॉस थीटा, जो मैंने आपको बताया था। क्योंकि यहां पर W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, और यहां पर अब एफ वेक्टर रहा नहीं, एस भी वेक्टर रहा नहीं, डायरेक्शन काम रहा नहीं। दैट्स वाई जो W है हमारा अब एज ए स्केलर का ट्रीट होगा। स्केलर और वेक्टर में कोई फर्क बता सकता है यहाँ पर? मेजर फर्क, आसान भाषा में, स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है? वेक्टर में डायरेक्शन, स्केलर विदाउट डायरेक्शन। और जो मैंने पढ़ाया बेसिक में, किसी को ध्यान है? किसी को नहीं ध्यान है? स्केलर जो होता है वो जैसे भी जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिए चलेगा, पर वेक्टर के लिए स्पेशल सेट ऑफ रूल्स होता है, उनको सम करने के लिए, उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए। जबकि स्केलर के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। 15 जूल है, 10 जूल है, जोड़ दीजिए 25 जूल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 जूल हो जाएगा। लेकिन जब यही वेक्टर का अगर सिस्टम होता तो आप ऐसे नहीं कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। ये मेजर फर्क होता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अलग, हाँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन स्पेशल है वेक्टर के लिए, स्केलर सिंपल है। इसलिए वर्क वाले में कोई लफड़ा नहीं है अपने पास, डायरेक्ट हम जोड़ेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स के साथ होता है, अभी आप लॉज ऑफ मोशन में बनाएंगे न्यूमेरिकल्स तो वहां देखेंगे कि दो फोर्सेस को ऐड करना होगा, तो किस तरीके से उसको स्प्लिट करना होता है, उसको डायरेक्शन देखना होता है, तब उस पर काम करना होता है। तो यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा है, थीटा की अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, अलग अलग एंगल्स में जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू पर भी असर पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, जो कि नॉर्मली होता है 0 डिग्री, एक लीनियर पे आप बात करते हैं तो 0 डिग्री ही जाता है। तो भाई जैसे नॉर्मल सा ये यहाँ पर है, और इसको इधर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है, और ये यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया, मान के चलिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस एस मूव कर गया। तो अब इधर एस भी तो इधर ही है, एफ भी एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा तो बन गया 0 डिग्री। तो भाई इस कंडीशन में जो डब्ल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, इस केस में जो हमारा डब्ल्यू होगा वो पॉजिटिव निकलेगा। और डब्ल्यू का सर एक फॉर्मूला और क्या हो बार जाएगा? रिपीट कर सकते हो? सर एक और बार रिपीट कर देंगे। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर वन। वन और वन। बस, तो फॉर्मूला में सेट कीजिए, अगर ये 1 हो जाएगा, ये वाला सेगमेंट हमारा ये 1 हो जाएगा, तो खाली एफ ही तो बचेगा। तो वर्क तो पॉजिटिव आ गया ना यहाँ पे, नॉर्मल लीनियरली जैसे कि आप बोलते हैं। दूसरा केस बहुत सारे हो सकते हैं, 0 डिग्री है, इसके अलावा आप नॉर्मल ले लीजिए, जैसे कि आप 90 डिग्री का भी हम ले लेंगे, नॉर्मल 180 डिग्री का भी लिया जा सकता है। अगर थीटा हमारा 180 है, थीटा 180 है, तो बताइए कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। जीरो। कितना होता है कॉस 180? नहीं पता? कॉस 180 किसी को नहीं पता है? गड़बड़ कर देंगे फिर तो आप लोग। बताइए। -1। तो -1 करेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसा है कि भाई फोर्स लगा रहे हैं इधर, पर ये मूव कर रहा है इधर, ये जा रहा है इधर की ओर अभी भी। ठीक है, अगर ये केस बनता है तो यहाँ पर जो ये एंगल बना है 180 डिग्री का बना है यहाँ पर, इस कंडीशन में बताइए डब्ल्यू नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव होगा। ये कंडीशन बता रहे हैं कब डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, कब डब्ल्यू नेगेटिव होगा। अभी कभी क्लास में सब कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थीटा 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? वन। जीरो। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो कॉस जीरो का केस कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कि एफ और एस के बीच में, जैसे कि आप मान के चलिए, मैं आपको बताता हूं वहां पे, सर्कुलर मोशन जितना होगा, तो भाई जितने भी सर्कुलर मोशंस होंगे, जितने भी सर्कुलर मोशन होंगे, फोर्स लगता है सेंटर की ओर, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है।
तो फोर्स लगता है सेंटर की ओर और ये भागता है इधर की ओर, यानी एफ इधर लग रहा है और एस इसका इधर जा रहा है, बीच में बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ डब्लू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 3 केस आपको माइंड में लेके चलना कि इन केस में इस तरीके से चीजें जाएंगी या चीजें होंगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, इसको समझते हैं, ठीक है। और एक सवाल आपको मैं देता हूं और आप मुझे उसका उत्तर देंगे, जवाब देंगे आप। मेरा क्वेश्चन ये है, हो सकता है अगर पूछ दे, डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क, डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क, या इसको हम बोल सकते हैं डिफाइन 1 जूल। बताइए कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे आप? डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क या डिफाइन एफ 1 एस, जूल? सर एफ एस कॉस थीटा, कॉस के पावर 0 डिग्री। हम्म, तो डिफाइन थोड़ी ना हुआ, 1 जूल डिफाइन करना है। फार्मूला नहीं बताया था इसमें, फार्मूला इस्तेमाल करना है लेकिन फार्मूला नहीं बताना है। आप यूज कीजिए फार्मूला को, पर स्टेटमेंट में बताना है। सर जैसे न्यूटन डिफाइन करते हैं 1 न्यूटन, वैसे ही इसको भी करना होता है ना? कैसे करेंगे लेकिन? सोचिए वर्क 1 जूल कब आएगा ये सोचिए। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो सोचिए कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू एफ और एस और कॉस थीटा का लिया जाए कि W1 आ जाए। क्या क्या आप लेंगे, सोचिए क्या क्या लेंगे आप? मुझे ये 1 चाहिए, तो ये पूरी वैल्यू हमें कितनी होनी चाहिए? सर यूनिट ऑफ फोर्स 1 लेंगे और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1 लेंगे। हाँ ये लेंगे, कितना यूनिट बोलिए, 1 न्यूटन। कितना मूव करना चाहिए, 1 मीटर। और थीटा कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री, 0 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर थीटा। यानी कि जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के डायरेक्शन में ही आगे मूव करेगी, तब हम कहेंगे कि देखिए यहां पर 1 जूल वर्क हुआ है। और उसका स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। 1 जूल तब कहेंगे when a force of 1 Newton, a force of 1 Newton displaces an object, displace क्या मूव बोल सकते हैं, displaces an object by a distance 1 meter along the direction of force, along the direction of force। ये अपना डेफिनेशन है। इस तरीके से अगर थ्योरी में से पूछे तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसी चीजें बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने वर्क को पढ़ा एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अब वर्टिकल हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। छोटा सा समराइज जानकारी आपको दे दिया जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मास अगर m है और ये अपना अर्थ है, ये सेंटर है, यहाँ है, ये अपना अर्थ है, तो ये क्या करता है, सॉरी क्या करती है, अपनी ओर इसको खींचती है। अच्छा एक बात बताइए, क्या अर्थ ही केवल इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती, अट्रैक्ट करती है,
क्या वो ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता होगा? और अगर वो नहीं करता होगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ फिर तो फेल हो गया। क्या लगता है आपको, कभी सोचा आपने इसके बारे में? जी सर, क्योंकि एक ही अगर मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ में अगर मतलब सामने से आ जाएगा और दूसरा को मतलब मतलब आकर्षण नहीं करेगा तो दोनों एक साथ नहीं रहेगा, तो भागते रहेगा, मतलब रेल लाइन की तरफ जैसे मतलब रेल लाइन का रास्ता जैसे जाता है वैसे तो चलते रहेगा, नहीं एक साथ एडजस्ट नहीं होगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या ये ऑब्जेक्ट भी खींचता है धरती को अपनी ओर, अट्रैक्ट करता है? और अगर करता है तो फिर धरती क्यों नहीं खींची चली जाती है ऑब्जेक्ट की ओर? वो ऑब्जेक्ट ही क्यों खींच कर आता है? क्योंकि धरती का वजन वो ऑब्जेक्ट के से हिसाब से ज्यादा है, और हाँ। जिसका वजन ज्यादा होगा उसका आकर्षण क्षमता ज्यादा होता है। मास बहुत ज्यादा है अर्थ का। ठीक है, तो इसको जो खींचता है नॉर्मली आप पढ़े एफ इज इक्वल टू एम ए। मैं यहाँ लिखता हूं एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ आप पढ़े हैं। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता है, यहाँ पर वो जी काम करता है। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये। तो यहाँ पर अगर mg लगा देंगे तो ये इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सवाल में दे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तब इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो 9.8। डेसिमल से परहेज मत करना, मतलब ऐसा नहीं कि डेसिमल छोड़ देना। डेसिमल नहीं समझ में आता है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। ये सारा वीडियो बना रखा है मैंने एनआईएस के लिए पूरा सेटअप तैयार कर रखा। डेसिमल नहीं आता है तो मेरे पास सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं आता है, बेसिक मैथ नहीं आता तो मेरे पास सॉल्यूशन है। आप जहां जहां फंस सकते हैं वो पिछले बैच में सब हो चुका है, तो वो सब रेडीमेड तैयार है। बस आप अपना काम करते जाइए, मुझे अपडेट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो ये जो इसको करेगा mg से अपनी ओर ऐसा अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी क्या है, फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है जो खींचा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें भी डिपेंड करेगा, इसमें भी डिपेंड करेगा। अगर देखिए नॉर्मल कुछ वर्डिंग यूज करेगा, जैसे जैसे कि आप कुछ वर्डिंग यूज किए, जैसे बोलेगा फ्री फॉल, ध्यान सुनना, वर्ड यूज करेगा फ्री फॉल। एक होता है फ्री फॉल में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे की ओर छोड़ दिया जाता है, तो उसमें आपको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर छोड़ेंगे तो mg लग जाएगा। ठीक है, और इसका u यहाँ पर 0 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से वह mg नीचे आ जाएगा। इसको फ्री फॉल का केस कहते हैं। बस mg ये नीचे ही नीचे मूव करेगा, ये बस नीचे मूव करेगा। मतलब इसका जो एस है या डिस्प्लेसमेंट है, जो भी आप बोल सकते हैं, ये इसी डायरेक्शन में है। तो बताइए इस केस में, फ्री फॉल के केस में, हमारा वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या होगा, क्या होगा? वर्क कैसा होगा? कैसे पता चलता है पॉजिटिव नेगेटिव? एंगल को देख के, एंगल देखिए, फोर्स नीचे की ओर, हाँ पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट मैं एच लिख देता हूं, इसमें एच वर्ड यूज करेगा आपको। ऐसा मान के चलिए ऐसा होगा कि भाई ये यहां से यहां पर आया, लेट मी सपोज ऐसे बोलते हैं, तो यहां से यहां आया, तो इतनी हाइट के लिए मैं एच वर्ड यूज करता हूं, जो कि ऑब्वियसली नीचे की ओर ही है, नीचे ही आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू हम लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो एफ की जगह हो गया एम जी, और एस की जगह हो गया एच, और ये हो गया कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ जो वर्क हमें मिलेगा वो मिलेगा W इज इक्वल टू एम जी एच मिलेगा। ये हमें वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब किसी चीज को आप वर्टिकली थ्रो करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, बट किसी चीज को जब आप थ्रोइंग अप, थ्रो करते हैं, थ्रो अपवर्ड, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो भाई जब किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऊपर की ओर ऐसे करके फेंका, ऊपर की ओर फेंका, तो ये यहां से यहां पहुंचा, समझिए ध्यान से। तो इसका जो अब जो है एच ऊपर की ओर हो गया, लेकिन चाहे वो ऊपर फेंके चाहे वो नीचे की ओर आए, तब भी तो इसका mg नीचे ही लगेगा ना।
ये अपना कैरेक्टर थोड़ी छोड़ देगा, ये भी तो आप समझिए, अपना छोड़ेगा नहीं किसी चीज को लेकर, ये तो अपना वही लगाएगा। तो इस कंडीशन में थीटा कितना बन रहा है बताइए, थीटा कितना बन रहा है इस कंडीशन में 180 बताइए। डिग्री सर। 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री कितना, -1। तो W इज इक्वल टू क्या मैं लिख दूं, -mgh डायरेक्ट। समझ में आ गया ना ये कैसे आया -mgh। तो इस केस में आपको माइनस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ये इसका न्यूमेरिकल्स है, इन सबको सोल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। बट ये तो अभी ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बढ़िया है, हम समझते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा वर्क डन, अब देखिए ऐसा होता है कि एक कांस्टेंट फोर्स होता है, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सब कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब एक फिक्स फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन जब आप एक वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जिसकी वैल्यू हर समय थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, उस कंडीशन में फिर हमें एक छोटा सा ग्राफ आपको दिया है कि वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं, वहां पर आपको समझना होगा। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं आप, वो पढ़ रहे हैं कांस्टेंट फोर्स के बारे में। लेकिन अब अगला जो होगा ये वाला, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए, तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि वेरिएबल फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वैल्यू वेरी करते रहती है, वेरी करते रहती है, इसकी इसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होते रहती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ वाला सेगमेंट है, तो आप एक काम करना, इसको वीडियो में देख लेना डिटेल, मैं दे दूंगा, थोड़ा ढूंढा करो कुछ कुछ बीच बीच का टॉपिक जो मैं देता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वीडियो में देख लेना इसको जो मैं दूंगा, वहां ग्राफ पूरा बना के दिखा है। फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं हुई आपके लिए, आप पूछ सकते हैं। ये होमवर्क यहाँ पर हो गया ये, ठीक है ना। अब एक और यहाँ पर जो है हमें पढ़ना होता है स्प्रिंग के बारे में। देखिए स्प्रिंग होता क्या है, वही नॉर्मल स्प्रिंग जो कि पेन वगैरह में इस्तेमाल आप करते हैं स्प्रिंग को लेकर। स्प्रिंग बेसिकली इस तरीके से, इस तरह का स्प्रिंग होता है। तो जो वर्डिंग हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग में वो कुछ ऐसा कि मान के चलिए यहाँ से ये ज्वाइन है, किसी से किसी चीज से ज्वाइन है यहाँ पे, समझिएगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर कोई इससे ब्लॉक कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है अगर आप स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि आप ऐसा है कि कंप्रेस करेंगे, ठीक है, दो कंडीशन होगा, एक कंप्रेशन एक इलोंगेशन। तो मान के चलिए कि यहाँ पर आपने इसको दबा दिया, ये इसका इसका ये इतना ओरिजिनल था, ये दिस इज द ओरिजिनलिटी। लेकिन आपने क्या किया, इसको यहाँ पर ले आए, आप यहाँ पर इसको दबा दिया, दबा के यहाँ पर ले आए और इस तरीके से यहाँ पर। तो देखिए जो आप देख रहे हैं, आपने फोर्स इधर की ओर लगा रखा है, आपने ये जो केस देखा ये कॉम्प्रेशन का केस है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। आपने इसको दबा दिया और जितना डिस्टेंस मूव किया, देखिए ये डिस्टेंस था x इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर आपने एक डिस्टेंस मूव किया है, मान लेते हैं ये x मान लेते हैं, यहाँ से इससे x डिस्टेंस आपने मूव कर दिया है। उसी तरीके से अगर मैं इसको सीधा बनाऊं यहाँ पे, इस तरह से इस तरह से जाएगा। अगर मान के चलिए ब्लॉक यहाँ पर आ जाए और ये अभी भी हमारा वही है, अब इस तरीके से यहाँ देखिए, तो आपने देखिए इतना ज्यादा इसको मूव कर दिया, यहाँ पर एगो एक्स लिखूंगा तो इतना ज्यादा ले आए। अब ये इधर आप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इलोंगेशन, इस वर्डिंग को हम बोलते हैं इलोंगेशन, इसको हम इलोंगेशन के नाम से जानते हैं, इलोंगेट कर रहे हैं आप। तो होता क्या है कि स्प्रिंग में एक फोर्स कांस्टेंट काम करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट काम करता है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और हमेशा जो इसमें एक फोर्स लगता है
वो जो फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट लगता है। जैसे आप इधर इसको दबा रहे हैं जिसके अगेंस्ट में एक फोर्स लग रहा होगा, आप स्प्रिंग को जब दबा रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लग रहा है, और स्प्रिंग का नेचर है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है। तो आप उस फोर्स के अगेंस्ट में अपने एक फोर्स लगा रहे हैं। आपके अगेंस्ट में अगर कोई नहीं होता तो फिर आपको ये फोर्स लगाने की जरूरत ही क्यों थी? आप ये भी तो समझिए, आप क्यों उसको लगाते? तो यहां पर कुछ चीजें हमें समझनी होगी। वो ये समझना होगा कि यहाँ ये जो एफ होता है वो पहली बात जो उसके अंदर में स्प्रिंग के अंदर लगता है वो माइनस होता है। वैल्यू सेम है लेकिन माइनस होता है, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, के एक्स बोल सकते हैं। के एक्स क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हैं, और ये पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि उसके मायने में पॉजिटिव है, इसलिए हम के एक्स लिखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर एक एवरेज फोर्स की हम लोग बात करते हैं। तो जब भी स्प्रिंग में, है ना, स्प्रिंग में जब आपसे बात करेगा कि भाई हमें कंप्रेशन या एलोंगेशन के लिए निकालना है कोई भी फोर्स के लिए, तो आप उसको जो कैसे लिखोगे उसको, तो उसको अगर आप स्प्रिंग फोर्स के टर्म में लिखोगे तब तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर सेट करोगे तो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर है ये तब हम माइनस लेंगे जब हम कौन से फोर्स की बात करेंगे? स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे। अब स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? तो माइनस वाला फोर्स है, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स के लिए, भाई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम ले रहे हैं सवाल में देखना, तो वो प्लस में हो जाएगा, W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह वीडियो में बता रखा है, उसमें देखिएगा। तो इसको जो है हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स के जरिए होगा। तो दोनों ही लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, बट देखना होगा कि जिक्र किसका कर रहा है, उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये इसका अपना हिसाब किताब जाता है डब्ल्यू KX का। है सर, KX है KX। के जो है एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हर स्प्रिंग का अपना एक नेचर होता है, और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, और वो जो है हर स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट है, उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। ये बात क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ दिया रहेगा। ये 1/2 कैसे आया है, इसका एक छोटा सा ग्राफ है, वो आपको वीडियो में देखिएगा, डिटेल वहां पर आपको पता चलेगा कि उसमें कैसे ये 1/2 क्या रीजन है 1/2 आने का, क्यों 1/2 आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पावर। पावर का बेसिकली अगर हम बात करते हैं पावर के बारे में, तो पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और बेसिकली ये वर्क अपॉन टाइम होता है, जो टाइम टेकन लगता है, यानी P इज इक्वल टू W/T होता है। आप जानते हैं कि W होता है जूल में, T होता है सेकंड में, और ये होता है वॉट में। मैं पूरा लिख देता हूँ, वॉट, जिसको W से डिनोट करते हैं, वॉट होता है ये, ठीक है। तो पावर एक एवरेज पावर होता है कि इंस्टेंटेनियस पावर होता है? एवरेज पावर का मतलब टाइम का खेल है। अगर टाइम आपका ठीक ठाक बीच में मिल गया तो भाई एवरेज पावर बट हम यूज करेंगे यहाँ पर, और बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बोलेंगे तो हमेशा बोलेंगे इंस्टेंटेनियस है, छोटे से टाइम के लिए बोलेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू डेल्टा W/ΔT, ठीक। और दूसरा जो होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये होता है P इज इक्वल टू, लिमिट देखिए लगाता है, ΔT टेंड्स टू 0, मतलब टाइम 0 नहीं हुआ है पर 0 को अप्रोक्स कर रहा है, बहुत कम टाइम है, और यहाँ लिख दिया डेल्टा W/ΔT, इसी को W/T आप लिख देते हैं नॉर्मल में। तो जो आप W नहीं, dW/dt बोल देते हैं, छोटा छोटा चेंज हो गया ना, है ना, dW/dt। फिजिक्स में D आप जानते हैं बहुत छोटा को दिखाता है,
तो डी डब्ल्यू बाई डी टी भी आएगा इंस्टेंटेनियस के लिए, और नॉर्मल होगा तो डेल्टा डब्ल्यू, जिसको डब्ल्यू बाई टी भी आप बोल सकते हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं इसके लिए। उससे पहले एक छोटा सवाल जो आप मुझे जवाब देंगे, और मैं यहाँ सवाल लिखता हूं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, डिफाइन यूनिट ऑफ पावर, या डिफाइन 1 वाट। बताइए क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? If 1 joule of work is done by it in 1 second is known as 1 watt. यस यस, 1 वाट तभी होगा जब हम बोल सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, या 1 जूल ऑफ वर्क इज डूइंग इन 1 सेकेंड। तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि रेट भी बोल सकते हैं, अपने अपने तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसा भी तरीका है आसान तरीके से हम लिख सकते हैं। when 1 joule of work is doing in 1 second of time, then जितना सिंपल आप लिख सकते हैं, पावर इज नोन एज 1 वाट। वाट से भी बड़ा यूनिट होता है किलो वाट, वाट से भी बड़ा यूनिट होता है किलो वाट। आप समझिएगा ध्यान से, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूंगा क्योंकि जरूरी चीज है। अगर आप 1 किलो वाट की बात करते हैं, 1 किलो वाट में, जिसको हम लोग 1 kW भी बोलते हैं, 1000 वाट होता है, जिसको हम 10 की पावर 3 वाट बोल सकते हैं। समझिएगा ध्यान से। इससे भी बड़ा होता है मेगावाट। अगर आप 1 मेगावाट की बात करते हैं, एक मेगावाट की बात करते हैं, तो इसमें अगर आप आएंगे तो इसमें होता है 10 की पावर 6 वाट, मतलब 10 लाख। और वैसे इसमें जाएंगे तो 1000 या 10 की पावर 3 किलोवाट हो जाएगा। किलोवाट बड़ा है ना वाट से, इसीलिए। ठीक है। और एक हॉर्स पावर भी होता है, एचपी, मोटर में लगा होता है। बोलते कितना एचपी का मोटर है, ऐसा बोलता है, कितना एचपी का मोटर है, ऐसे बोलते हैं, 2 एचपी का, 1 एचपी का। तो एक हॉर्स पावर जो होता है, हॉर्स पावर गाड़ी वगैरह या मोटर में इस्तेमाल होता है, ताकि मोटर वगैरह को रन किया जा सके। पहले घोड़ा गाड़ी खींचता था, तो अब मोटर काम करने लग गया है। तो 1 एचपी जो है वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिएगा। पावर का मीनिंग अगर आप लेकर आएंगे तो आप जनरली देखते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उस पे लिखा होता है कि जैसे बल्ब है 15 वाट का, ये बल्ब है 20 वाट का, पहले के जमाने में 100 वाट का जलता था। तो इसका मीनिंग अगर आप प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि बेसिकली जिस फॉर्मूले को आप बोलते हैं W इज इक्वल टू वर्क अपॉन जो टाइम बोल रहे हैं, अगर मैं इस वर्क को एनर्जी बोल दूं तो क्या लगता है? आप एग्री करते हैं इस बात से? एनर्जी तो खर्च हुआ होगा, वर्क मतलब एनर्जी, वर्क हो एनर्जी ना खर्च हो, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? पॉसिबल है? बोल सकते हैं क्या ऐसा? E बाई टी, यानी P इज इक्वल टू E बाई टी, तभी तो जूल ही होगा एनर्जी, टाइम सेकंड में रहेगा। बताइए, ये वाला समझ में आया? जी सर। P इक्वल टू, हाँ, तो यहाँ फॉर्मूला अगर एनर्जी का निकालेंगे तो E इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? P इंटू टी निकल जाएगा ना फिर। अब देखिए, अगर ये आप लेंगे वॉट में और ये लेंगे सेकंड में, तो ये निकलेगा आपका एनर्जी किस में? वॉट सेकंड में, वॉट सेकंड में। लेकिन यदि आप इसको लेंगे किलोवाट में, इसको लेंगे आवर में, तो ये निकलेगा किलोवाट आवर में।
और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट जो होता है कुछ और नहीं, यही 1 किलोवाट आवर होता है। जो आपके बिजली का जो बिल आता है, जो बोर्ड में लिखा होता है इतना यूनिट उठाएंगे कितना जाएगा, 1 यूनिट का मतलब है कि भाई 1 घंटे के लिए आपने 1 किलोवाट के कोई भी घर में बिजली का सामान इस्तेमाल किया है। 1 घंटे के लिए कुछ भी आप इस्तेमाल कर, 100 वाट का 10 बल्ब जला लीजिए 1 घंटे के लिए, हो गया 1 यूनिट उठ गया आपका। इसका मतलब यही है, अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे किलोवाट आवर को, तो भी आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे जूल में कन्वर्ट होगा, क्या तरीका है कन्वर्ट करने का? तो भाई कन्वर्ट करने का तरीका ये है जूल में कि 1 जूल को आप क्या बोलेंगे, ये जूल है वर्क, जूल ई इज इक्वल टू पीटी। तो भाई जूल में होने के लिए पावर वाट में होना चाहिए और टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो अगर पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर कितना जूल होगा, जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट के लिए हम लोग लिख देंगे 1000 वाट, 1000 वाट, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। टोटल को मैनिपुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 20350, 1 2 3 4 5, ये जूल में आ गया। इसी को अगर सिस्टम में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 3.6 और यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा, पावर 6 जूल। ये 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है। बात खत्म, क्या दिक्कत है? खैर, तो मैं जो बता रहा था यूनिट का खेल आपको बता रहा था। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे छोटा सा कैलकुलेशन करवाऊं तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। लेट भी सपोज मान लेते हैं एक बल्ब है हमारे पास, एक क्यों 2 बल्ब ले लेता हूं मैं, एक बल्ब और ले लेता हूं, ये 2 बल्ब ले लेते हैं। इसका पावर जो है 10 वाट का है और इसका जो पावर है वो 100 वाट का है। पुराना वाला बल्ब मान के चलिए 100 वाट का है और ये 10 वाट का है। वे अपना बल्ब का खेल है अपना। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं, ऐसा है कि अगर मैं 1 घंटे के लिए टाइमिंग अगर 1 आवर कर दूं और इसकी भी टाइमिंग 1 आवर कर दूं, 1 घंटे के लिए जलाता हूं, तो इसका जो एनर्जी आएगा ई आएगा पीटी। तो पीटी का मतलब 10 वाट है, लेकिन उसको कंडीशन क्या था, किलो वाट में बदलेंगे तभी यूनिट में आएगा। यूनिट का मतलब ही था किलो वाट आवर। तो 1000 से पहले तो डिवाइड आप कर दीजिए, तो ये बन गया किलो वाट में, और मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी 1 आवर है। तो हमें जो आउटपुट यहां मिलेगा, ये 0 0 कट गया, 0.01 किलो वाट आवर, यानी जो यूनिट उठा है 0.01 यूनिट उठा है। लेकिन अगर यही हम 100 वाट के बल्ब के लिए करेंगे तो यहां पर जो ई निकालेंगे, E इज इक्वल टू पी इंटू टी, तो P आपका हो गया 100/1000, ठीक है, किलोवाट, मल्टीप्लाई 1 आवर, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी 0.1 किलोवाट आवर, यानी 0.1 यूनिट। सोचिए, अगर यही हमारा टाइम 10 आवर का होता तो 10 से मल्टीप्लाई होता, तब यहां पर जो खपत होता हमारा, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 यूनिट होता। और यही यहां पर हम 10 घंटे के लिए एक बल्ब को जलाते 100 वाट वाले को, तो यहां पर जो एनर्जी हमारा निकलता वो 1 यूनिट निकलता। तो आप बताइए कि कौन सा यूज करना चाहिए, 1 यूनिट आप 10 घंटे में 1 यूनिट उड़ जाने वाला, या एक मतलब 10 घंटे में 0.1 यूनिट उठने वाला, किसमें बिजली बिल ज्यादा आएगा बताइए? 100 वाट में ज्यादा आएगा। हाँ, ज्यादा आएगा। तो इसीलिए ऐसा है कि हम लोग घर में कोशिश करते हैं कि कम वाट का इस्तेमाल किया जाए। अभी पानी गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने का रॉड होता है, उससे बिजली का बिल बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है बिजली का बिल? इसके पीछे कारण क्या है, आखिर ऐसा क्या होता है? तो वो होता है 1500 वाट का, समझिएगा ध्यान से। अब घर में ऐसा करके जोड़ के निकाल सकते हैं,
बिजली बिल निकालने का तरीका होता है, उसमें राज्य सरकार का एक एक्साइज ड्यूटी लगता है। मतलब मान के चलिए कि ऐसा होता है ना कि कहीं पर 120 रुपया, कहीं पर 130 रुपया, कहीं पर 90 रुपया, वो फिक्स देना ही देना है आपको, चाहे आप उठाएं या नहीं उठाएं। इसलिए लगभग 200-250 बिजली बिल आ ही जाता है। ठीक है, वो फिक्स ड्यूटी चार्ज वगैरह सब लगता है, मेंटेनेंस का सब कुछ। आप गूगल में डालेंगे अलग अलग स्टेट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिस स्टेट का भी डालेंगे तो उसका आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या है कि जब आप रॉड की बात करते हैं, वाटर रॉड की बात करते हैं, वाटर रॉड में लिख देता हूँ गर्म करने वाला, वो होता है 1500 वाट का। अब भाई साहब 1500 वाट मायने रखता है। अब 1500 वाट का मतलब है कि 15 मिनट भी गर्म करने में लगता है, और 4 आदमी घर में नहाएगा तो 1 घंटा 1 दिन में चलेगा। समझना ध्यान से। तो टाइमिंग की बात करते हैं तो 1 आवर डेली है, 1 आवर डेली है। तो 30 दिन में कितना चला जाएगा? 30 आवर इन 1 मंथ, 1 महीना में चला जाएगा 30 घंटा। अच्छा, 1500 वाट है तो पावर आप किलो वाट में पहले ही किलो कन्वर्ट कर लीजिए जरा। तो 20 कट गया तो 1.5 आ गया, है ना, 1.5 किलो वाट। और अगर एनर्जी निकालेंगे तो P इंटू टी, इसको पीटो, ऐसे तरीका लोग याद करते हैं। तो P हो गया 1.5 किलो वाट और T हो गया 30 आवर। जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल नीचे करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो सॉरी 3 नहीं कटेगा, ये 0 कटेगा। तो 15 या 45 किलो वाट आवर, सोच रहे हैं 45 यूनिट आ जाएगा। तो 100 यूनिट से एक्स्ट्रा जाते ही चार्ज बढ़ जाता है। जो 6 रुपये यूनिट लग रहा होगा सीधे 8 रुपये यूनिट लगना लग जाता है। तो 45 यूनिट तो अकेले यही खा जाएगा आपका। तो बिजली बिल अगर किसी का 100 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा, घर में और भी चीजें चलती है, तो 8 रुपए के हिसाब भी अगर हिसाब किताब इसका लगेगा तो लगभग 8, मतलब एक आप जोड़ लीजिए मल्टीप्लाई करके, लगभग 350-400 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगा बिजली बिल। जो भी आना होगा, जिसका 1000 आ रहा था वो 1500 आ जाएगा, 1500 वाले का 2000 आ जाएगा, वो बढ़ जाएगा वो बिजली बिल। और ऐसे करके अगर घर में वो ठंड में आपने वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्म करने वाला उसको डाल दिया, जिसमें गर्म होता है हीटर, वो तो और महान है, उसका भी अपना एक सिस्टम है जैसा आप लेते हैं। तो इसलिए पंखा जो आप खरीदते हैं ना, तो पंखे में भी वाट का ध्यान रखा जाता है। उसका मोटर एल्युमिनियम का होता है, किसी का कॉपर का होता है, उसका भी वाट होता है अपना, कितना कितना वाट का है। तो जैसे जैसे आप कम वाट का लेते हैं और बेटर परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, जो बिजली बिल को सेव करता है, उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है। और कम कीमत वाला बहुत ज्यादा यूनिट उठाने वाला तो कम कीमत में भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी होती है कि ऐसा ना हो कि आप सस्ता ले आए लेकिन बिजली बिल ही आपका उठा दे रहा है, जिससे कि आप परेशान होते जा रहे हैं बार बार। तो ये सारी चीजें थी जो पावर के बारे में मैंने आपको बता दिया। एनर्जी पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एनर्जी में एक होता है काइनेटिक एनर्जी। हम लोग एनर्जी के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, टॉक अबाउट एनर्जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिकली हमें जो पढ़ना है, एक पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी तब भी होगा जब कोई मूवमेंट में होगा, मोशन में होगा, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कंसिडर करते हैं। तो इसका होता है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, एकदम रट लेना। के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहां पर वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी है, एम मास है। तो इसीलिए जनरली ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ाएंगे, जैसे वेलोसिटी 2 गुना करेंगे तो आउटपुट 4 गुना आएगा, स्क्वायरिंग है ना। वेलोसिटी को 3 टाइम कर देंगे तो 9 गुना आउटपुट आ जाएगा। तो साइकिल वगैरह चलाते हैं, जिसने भी चलाया होगा आप लोगों ने, तो देखो पैडल मारते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी का अपना हिसाब किताब है, अभी हम पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दूसरा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हाइट की वजह से लिया जाता है। जैसे मान लो कि चलो ये सीढ़ी इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। अब मान के चलो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और यहाँ रखा हुआ है,
तो एक लाइन में है कि नहीं इससे मतलब हमें नहीं है। हम देखेंगे कि भाई ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, इसके बीच का हाइट इतना h है, तो अपना इसका एक पोटेंशियल एनर्जी है। जितना ऊपर हाइट से किसी चीज को आप गिराएंगे उतना हर ऊंचाई बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए जितनी ऊंचाई से कोई गिरेगा उसको मरने का चांस ज्यादा होगा, कम हाइट से गिरेगा बच जाएगा वो। तो इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर P जो होता है, P होता है mgh, mgh फॉर्मूला होता है, P होता है mgh। तो दो फॉर्मूले यहाँ पर आपका इस्तेमाल होना है, हाफ mv² और mgh इस्तेमाल होना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं डब्ल्यू थ्योरम, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं, और इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, और इस पे बहुत आसान है ये, और इस पे फटाक से इसको लगाएंगे न्यूमेरिकल आपका आ जाएगा, मतलब तुरंत सोल्व हो जाएगा आपका। ये रिलेशन है वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। इस रिलेशन को मैं डायरेक्ट रिजल्ट केवल बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि क्या चीज है। जब मैं पढ़ता था मुझे समझ में नहीं आता था, 2-3 बार ट्राई किया था, रट लिया था, बट इतना प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता था। तो बहुत ही फेमस है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से इसको जानते हैं। इसको डब्ल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, ये डब्ल्यू थ्योरम भी कहलाता है। ये क्या कहता है, ये बहुत सिंपल फंडा कहता है। इसका अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत सिंपल फंडा कहता है, और ये कहता है कि जो वर्क डन है वो रिजल्टेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसका स्टेटमेंट सच में यही लिखता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मास तो भाई बदलता नहीं है, मास तो वही रहता है हाफ mv² में, वेलोसिटी बदलने से काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक, ये लाइन ध्यान रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो इसको याद रखेगा उसको सब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। आपके बुक में खाली के भी लिखा है, वही के वही ले रहा है ये, यानी W इज इक्वल टू हो गया KF माइनस KI। इसको और एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv², क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, माइनस हाफ mu²। m कॉमन ले लेंगे, हाफ और m कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v² माइनस u²। फिर सोचो है, जैसे भी आप इसको कर सकते हैं, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल में ऐसा है कि वो वेलोसिटी आपको दे देगा, मास आपको दे देगा, ना फोर्स देगा ना डिस्प्लेसमेंट देगा, और कहेगा वर्क बताइए। और आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया, तो दिमाग में वही चलता रहता है, वर्क मतलब फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कॉस्ट थीटा चाहिए, वर्क मतलब फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कॉस्ट चाहिए, और अचानक से बोल रहा है वो कि 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, बाद में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गया, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। और आप कहेंगे यार तो गड़बड़ हो गया, सवाल ही गलत है, इसमें तो ना फोर्स दिया है ना कुछ दिया है। तो वो सोल्व होगा डब्ल्यू थ्योरम से। एक वेलोसिटी से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर दूसरे वेलोसिटी से निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और उसके बाद फाइनल में से इनिशियल घटाना। ये मत सोचना कि अगर इनिशियल ज्यादा है और फाइनल वाला कम है तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, हम इनिशियल में से फाइनल कर देते, ये काम मत करना। अगर डब्ल्यू पॉजिटिव आता है, डब्ल्यू पॉजिटिव आता है मतलब गेन हुआ है, और डब्ल्यू नेगेटिव आता है तो मतलब लॉस हुआ, ऐसा करके आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में, जो भी आप समझ सकते हैं। तो ये डब्ल्यू का जो है आप ऐसे बोलना होगा आपको कि भाई हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज करके निकालेंगे, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही फेमस है डब्ल्यू थ्योरम का। बाकी आप बात करते हैं कि ये चलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हर जगह पर एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व होके ही चलता है, और बिना कंजर्वेशन के तो खैर काम होने वाला ही नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जो डब्ल्यू थ्योरम है ये केवल ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्मल लगेगा, स्प्रिंग वगैरह सब जगह डब्ल्यू थ्योरम लग जाएगा, जहां भी लगे मन करे सब कुछ दिया है लगा देना डब्ल्यू थ्योरम, कोई चुकने वाली बात नहीं है अगर सिस्टम आ जाए तो, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली आप मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो के होता है और जो पी होता है, ये दोनों को दोनों कांस्टेंट होता है, ये दोनों को दोनों कांस्टेंट होता है।
जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनो। तो हो सकता है कि यहां पर इसका जो है के 0 हो और इसका पी जो है मान के चलिए वो 50 जूल है, लेट भी सपोज मान लेते हैं 50 जूल है। तो जोड़ने पर कितना आएगा 50 जूल। हो सकता है यहां पर आया, तब हो सकता है कि इसका के हो गया हो 20 जूल और इसका पी जो है वो हो गया होगा 30 जूल। तब भी जोड़ने पर कितना आएगा 50। नीचे आ गया ये बिल्कुल। तो अब हो सकता है कि यहां पर इसका के जो है आप मतलब जस्ट टच करने से पहले तक 50 जूल हो जाए और इसका पी जो है वो 0 जूल हो जाए। तो जहां भी आप जोड़ लीजिए, जहां भी आप जोड़ लीजिए, इन सब का जोड़ने पर आपको 50 जूल ही मिलेगा, यानी ये कांस्टेंट ही मिलेगा आपको। तो ये अपना एक सिस्टम है, ये कंजर्व रहता है, चेंज नहीं करता है और इस सिद्धांत पर ये अपना काम करता है और अपने आगे बढ़ता है ये। चलिए अच्छी बात है। और फिर एक है आपका कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ना है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ना है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो जब भी आप ऐसे फोर्सेस की बात करते हैं जिसमें, अच्छा टाइम हमारा जस्ट होने वाला है, तो मैं कुछ टॉपिक यहां पर लिखता हूं जो आप फोकस कर लीजिएगा जरा, जब आप वीडियो देखेंगे तो। देखिए मैं कुछ टॉपिक लिख रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स छोटे टॉपिक हैं, मेजर पोर्शन तो सब हो ही गया है। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन पे थोड़ा फोकस करना आप। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इसके अलावा ऊपर में मैंने आपको बताया था डेरिवेशन वाला, वो तो बता ही दिया था मैंने उसमें। वो ग्राफ वाला बताया था आप एक बार। हाँ वेरिएबल को ऊपर लिखा हुआ है। और एक टॉपिक जो है यहाँ पर आप करोगे वो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इतना जो है आपको अपना काम कर देना है। बाकी इसके बाद सीधा जो है क्वेश्चन आंसर्स आराम से किया जा सकता है, क्वेश्चन आंसर पढ़ा जा सकता है, दैट्स एनफ, काफी है यहाँ पे, इसके आगे की चीजें रहेगी। तो यही कुछ अपना चैप्टर था जो आज वर्क का और वर्क एनर्जी पावर का चला। तो कैसा रहा चैप्टर, अब ये समझ में आया तो न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएगा, डरना नहीं, वो भी हो जाएगा। ओवरऑल कैसा भी हुआ आप लोगों का चैप्टर के साथ? अच्छा था। बढ़िया है। हार्ड तो नहीं लगा? नहीं सर, अभी वो न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद में पता चलेगा। वो तो न्यूमेरिकल देखिए, मैं अभी कभी मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा, इतना जिसने देख लिया न्यूमेरिकल सोल्व आराम से कर लेगा, काफी है। जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसमें खाली फंसेगा, 80% तो हो ही गया ना, आराम से कर लेगा, सारा कवर हो गया है। तो ये मेहनत होती है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या है? क्रैश कोर्स का मतलब है कि आपकी तैयारी जो है उस टाइम तक करवाई जाएगी। अब सोचिए इसी चैप्टर को जो है मैं जनरली जो है कम से कम कितने क्लासेस में, कम से कम मेरा 1 हफ्ता तो लग ही जाता है करने में, 3 क्लास तो चाहिए ही चाहिए। 2 क्लास में पूरा थ्योरी चलता है और 1 क्लास में जो है पूरा न्यूमेरिकल चलता है, ऐसा करके ये 3 क्लास चलता है। टाइम की कमी होती है, शॉर्टेज होती है, तो आपको काम से मतलब है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 3 घंटा तो ऐसे भी आपको देना है, मैंने ये नहीं कहा कि 3 घंटा आपको नहीं देना है, लेकिन क्या है कि अब यहाँ पर आपने एक समराइज कर लिया, एकदम पूरा दिमाग में सेट हो गया। अब सीधा अप्लाई करेंगे तो 3 घंटे की जगह 2 घंटे आपका टाइम जाएगा, 1 घंटा देखने का, हाँ 1 घंटा न्यूमेरिकल का, 3 घंटा जाएगा। तो वो आप घर पे देंगे, वो मैनेज करेगा, पर लाइव क्लास का टाइम वो क्या होगा, वो सेट कर देगा। तो जो बाद में आते हैं तो उनका टाइमिंग जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, और जो पहले आते हैं उनका फायदा होता है कि उन सबका रिविजन हो रहा है, जितने पुराने वाला स्टूडेंट है उन सबका रिविजन हो रहा है। तो इनका एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा। प्लस पॉइंट इसलिए है कि जितना वो पिछला पढ़े थे फिर से उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, और जो उनके पास वो तो है ही है। तो रिपीट होने का मतलब हो गया कि उनके पास पक्का हो गया, बशर्ते कंडीशन ये है कि उनकी मेहनत होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर वो इसी बात में खुश हो जाएंगे कि हमें तो सब आता, सब बढ़िया है, तो कई बार ऐसे विद्यार्थी धोखा खा जाते हैं और रिजल्ट उनका गिर जाता है। और जो बाद में आता है
बिल्कुल बाद में आता है, लास्ट में आता है, वो हाई कर जाता है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात को माइंड नहीं आना है कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। मुद्दा ये है कि कौन किसको कितना समझ में आ रहा है और कितने टाइम में कवर कर रहा है। अल्टीमेट आपका सामना सवालों से होने वाला है और सवाल सोल्व करके आना है, नंबर मिल जाएंगे। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप एग्जाम 2 दिन पहले पढ़ के गए हैं या आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ ऑफ करता हूँ।